I hope you are fine and doing well. So today we are going to start our lecture number 8 on chapter number 3, that is atomic structure. In this lecture we will discuss about distribution of electrons and different rules for electronic configuration. So first of all, distribution of electrons, electronic configuration. The distribution of electrons in the available orbitals take place in accordance to the following rules. तो बेसिकली बेटा होता क्या है कि जो आपकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं वो कुछ रूल्स के मुताबिक हो रहे होते हैं, यानी किस इलेक्ट्रॉन को कहाँ प्लेस होना चाहिए, ये सब जो कॉन्फ़िगरेशंस है हमारी इलेक्ट्रॉनिक या जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ रूल्स पर बेस्ड होती है और वो रूल्स आज हम इस लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जो फर्स्ट रूल आपके पास होता है वो होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देन सेकंड इज अपर प्रिंसिपल, थर्ड इज n+1 रूल, n+l रूल एंड फोर्थ वन इज हंट्स रूल। So the first rule is पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल या ये रूल बेसिकली पॉली साहब ने दिया था आपको, और ये रूल आपसे क्या कहता है? No two electrons in an atom can have all four quantum numbers alike, यानी किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स में उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, अलाइक नहीं हो सकते। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने 4 क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया था। अब इसके अंदर आपको उन्हीं क्वांटम नंबर्स का रेफरेंस दिया गया है कि कभी भी आपके एटम में दो इलेक्ट्रॉन के वो चारों क्वांटम नंबर एक ही वक्त में सेम नहीं हो सकते, यानी 3 तो सेम हो सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक क्वांटम नंबर जो है वहां से डिफरेंट होगा। अब चाहे वो एजीमुथल हो, चाहे मैग्नेटिक हो, चाहे आपका स्पिन हो या आपका फर्स्ट वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, तो ये सब जो है आपके डिफरेंट होंगे। तो फर्स्ट वन आपके पास क्या जाता है पॉली एक्सक्लूजन रूल, कि आपके कभी भी दो इलेक्ट्रॉन एटम में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रखेंगे, उनमें एक ना एक क्वांटम नंबर डिफरेंट पाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपके पास क्या है? फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन्स द वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स मे बी आइडेंटिकल बट द वैल्यू ऑफ इट्स फोर्थ क्वांटम नंबर विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट ऑर्बिटल k shell n is equals to 1 we have। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर आपको उस बात की रिपीटेशन की गई है जो मैंने आपको समझाई कि आपके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा ये डेफिनेटली आपके पास क्या होगा? डिफरेंट होगा, यानी कभी भी चारों सेम नहीं होंगे, कोई भी 3 सेम हो सकते हैं लेकिन एक लाजमी क्वांटम नंबर की वैल्यू उनमें क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो उन्होंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर केशल दिखाया। आपको पता है कि केशल की वैल्यू n क्या होती है? n इज इक्वल्स टू वहाँ 1 होता है आपके पास फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की इसमें एग्जाम्पल देखें तो n अगर उसका 1 होगा, n की वैल्यू n इज इक्वल्स टू 1 होगी, l की वैल्यू उसकी 0 होगी, m की वैल्यू उसकी 0 होगी, यानी फर्स्ट शेल में आपको पता है कौन सा ऑर्बिटल आ जाता है? s ऑर्बिटल आ जाता है। s ऑर्बिटल के लिए आपके पास l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। m की वैल्यू भी वहाँ क्या होगी? आपके पास 0 होगी, क्योंकि उसमें डिफरेंट ओरिएंटेशन नहीं होती, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका 0 होगा। और एजीमुथल क्यों 0 होगा? क्योंकि वो आपके पास s ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहा है। देन स्पिन, अगर हम बात करें कि वो अपवर्ड मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी स्पिन क्या है? पॉजिटिव हाफ है। हमने स्पिन क्वांटम नंबर में देखा था कि दो तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, स्पिनिंग कर रहे होते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा उसके बरक्स नेगेटिव होगा, कभी भी एक साथ दोनों नहीं होते। तो जस्ट लाइक दैट, अगर उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करें हम s ऑर्बिट में, या जो s ऑर्बिटल में आप कह लें या आप फर्स्ट शेल में कह लें, जो आपके दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज आपके पास क्वांटम नंबर्स की ये है, तो सेकंड की उसके बरक्स आपके पास क्या है? n, तो उसका 1 ही रहेगा क्योंकि वो k शेल से बिलोंग कर रहा है। l भी उसका 0 होगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके पास s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा।
एम भी 0 होगा, क्योंकि आप एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं फर्स्ट शेल के लिए, तो उसमें ओरिएंटेशन डिफरेंट नहीं होंगे, लेकिन उसके अंदर जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भाव है तो डेफिनेटली सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपके पास नेगेटिव भाव स्पिन के साथ होगा। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आपके पास यहाँ दो पिक्चर्स आपको नजर आ रही है बेटा, एक में स्पिन डायरेक्शन डाउन है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी वहां स्पिन डायरेक्शन डाउन है। तो देखिए क्या होगा, जब ये दोनों रिवॉल्व करेंगे तो आपस में दोनों टकरा सकते हैं, सही है। लेकिन इसके बरक्स अगर ये दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में और अगर एक की स्पिन डाउन है और एक की स्पिन अप है तो दोनों की डायरेक्शंस क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। अगर फॉर एग्जांपल एक क्लॉकवाइज जा रहा है डाउन वाला और अप वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अब इनमें टकराने के चांसेस नहीं रहे। जबकि अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, जैसे क्लॉकवाइज है दोनों या दोनों डाउन डायरेक्शन में है, तो ये एक पॉइंट पर जाकर एक दूसरे से टकरा जाएंगे। और हमें पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एटम के अंदर रहते हुए एक दूसरे से टकराते नहीं है, वो स्टेबल होते हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग स्टेट में होते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। Now the applications of Pauli exclusion principle. Number one is orbitals cannot have more than 2 electrons. तो हमें यहाँ से Pauli exclusion principle से क्या पता चलता है कि आपके orbitals में 2 electrons से ज़्यादा नहीं आ सकते। Number two, the electrons which occupy the same orbitals have a positive spin. हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया कि बेटा कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम नहीं हो सकती, और ये बात आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता देता है कि अगर वो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो दे मस्ट हैव देयर स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन। The maximum number of electrons in a given shell is equal to 2n square। किसी भी शेल में बात करें तो हमें पता है कि उसकी फिलिंग किसके अकॉर्डिंग होती है, 2n स्क्वायर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होती है। The second, third, fourth shell will have maximum of 8, 18 and 32 electrons respectively। अगर हम फर्स्ट शेल की बात करते हैं तो वहां पर n आपके पास क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं, 2। लेकिन अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं तो वहां पे n की वैल्यू हो जाती है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो इसका मतलब सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आपके पास 8 आ सकते हैं। इसी तरह से थर्ड में थर्ड का स्क्वायर लूंगी तो 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, और फोर्थ के लिए भी इसी तरह से 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस फॉर्मूला की मदद से हमारे पास मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी शेल में कितने आ सकते हैं हमें ये भी पता चल जाता है। The capacity of various subshells to accommodate maximum electrons can be derived from it। इसके अलावा कितने सबशेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमें ये भी इससे पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि S इज इक्वल टू 2, यानी S शेल में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2। सब शेल S में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P सब शेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D सब शेल में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और F शेल में सब शेल में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं आ सकते। तो ये इनकी लिमिट है कि आपके पास जितने भी सब शेल्स हैं उनके भी एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। The principle is called exclusion principle because it excludes the probability of accumulating more than 2n square electrons in an orbit। तो बेटा पॉली तो इसको साइंटिस्ट के नाम पे कहा जाता है, लेकिन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहा गया, क्योंकि ये इस बात को एक्सक्लूड करता है कि कभी भी 2n स्क्वायर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके किसी ऑर्बिट में नहीं आ सकते, तो इसीलिए इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा गया। तो ये जो पिक्चर बेटा आपको दिखाई गई है, यहाँ पर आपको दो तरह से उन्होंने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई गई है। फर्स्ट वन रॉन्ग उन्होंने की है और सेकंड वन उन्होंने राइट की है। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे 1s में तो उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो एरो से रिप्रेजेंट की जाती है उसको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है, लेकिन 2s में उन्होंने उसको सेम डायरेक्शन में दिखा दिया।
जब केस के बरक्स दूसरा वाला आप देखें तो उसमें दोनों की इधर भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में और 2s में भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में। सो दैट्स व्हाई दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हमेशा दोनों इलेक्ट्रॉन्स की सेम ऑर्बिट में स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी एक दूसरे की। अगर एक अपवर्ड है तो दूसरे उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। सो दिस इज अबाउट पॉलीज exclusion principle. Now we will move to the second rule, that is Upper principle. Upper is German word which means build up. तो यहाँ पे Upper जो word है ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि ये एक आपके पास जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है build up. The upper principle gives us the sequence in which various orbitals are filled with electrons. तो ये upper principle क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमें एक सीक्वेंस दे रहा होता है कि हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से करते हैं। यानी ये आपको वो स्टेप बता रहा होता है कि फर्स्ट स्टेप इज दिस, देन सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, यानी सीक्वेंस आपको दे रहा होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करना है। स्टेटमेंट क्या है इसकी आपके पास, the orbitals filled with the electrons in the increasing order of their energy. यानी orbitals कैसे fill होते हैं, जैसे जैसे उनकी एनर्जी बढ़ेगी, यानी पहले लोएस्ट एनर्जी का, देन उससे हाई 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 हाई। The principle can also be stated in the following way. एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। The orbitals of minimum energy are filled up first with the electrons and only then the orbitals of higher energy are filled. यानी आपको सबसे पहले वो ऑर्बिटल फिल करने हैं जिनकी एनर्जी लो होगी, देन आपने हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स पे मूव करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपके पास एक एनर्जी डायग्राम दिखाई गई है। इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ होनी चाहिए, 1s ऑर्बिटल में। देन आपके पास 2s ऑर्बिटल है, 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की है, तो 1s के बाद कौन सा फिल होगा, 2s। 2s से ज्यादा किसकी है, 2p की, इसका मतलब फिर यहाँ फिलिंग होगी। देन 2p के बाद किसकी ज्यादा एनर्जी है, 3s की। तो ये आपके पास एक ऑर्डर दे दिया है एनर्जी का कि किस तरह से ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाती है। तो आप हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोएस्ट एनर्जी लेवल से। तो आपके पास लोएस्ट क्या है यहाँ पे, 1s। तो इसको रिप्रेजेंट करने का बेटा आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये डायगोनली तौर पे किया जाता है। यानी 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, इस तरह आप लिख लेते हैं। p ऑर्बिटल्स आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, और d ऑर्बिटल्स आपके पास 3 से स्टार्ट होते हैं, 3 शेल से। तो 3d, 4d, 5d, 6d, इसी तरह से f ऑर्बिटल्स आपके पास 4 शेल से स्टार्ट होते हैं, यानी 4f, 5f। डायगोनली आप फिलिंग करते हैं इसकी, यानी फर्स्ट सबसे छोटा आपको पता है लोएस्ट एनर्जी किसकी है, 1s की, तो सबसे पहले 1s फिल होता है। सेकेंडली कौन सा फिल होगा आपके पास, 2s, फिर 2p, 3s, फिर 3p, 4s। अगर आप इसको इस डायग्राम में देखें, उन्होंने आपको जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर भी ऊपर मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट शेल के लिए 0 होगा, यानी s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। सेकेंड शेल, वहां पे आपके पास p भी आ जाता है। थर्ड में आपके पास d भी आ जाता है, और फोर्थ में आपके पास f भी आ जाता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी उन्होंने आपको शो कर दी, और यहाँ पे उन्होंने आपको शेल्स शो कर दिए। तो बेटा n किसके लिए होता है, आपका n1 जो है वो आपका फर्स्ट शेल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे 1s से स्टार्ट होगा, 2s से होता हुआ, सही है, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, इस तरह से ये डायगोनल रिलेशन बनाते जाते हैं। तो हमेशा लोएस्ट एनर्जी से फिलिंग स्टार्ट करेंगे। आप इसको रिप्रेजेंट इसी तरह से कर सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए, कि आप इस तरह से एक साइड पे s की वैल्यू लिख लें ऑर्बिटल्स की, एक साइड पे p, फिर d और फिर f, फिर आप फिलिंग को स्टार्ट कर दें। तो फर्स्ट आप डायगोनली 1s को करेंगे, सेकंड आप 2s को करेंगे, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, फिर आपके पास 4d, 5p, 6s, फिर आपके पास 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p एंड 8s। तो अगर मैं इसको रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी के तौर पे लिखना चाहूँ तो देखिए सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की है, उससे ज्यादा 2s की है। तो इस ऑर्डर में आपकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी।
पहले आप सबसे कौन सा फिल करेंगे? s ऑर्बिटल, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2s में भी 2 आ सकते हैं, 2p में, p में आपको पता है 6 आ सकते हैं, d में आपको पता है 10 आ सकते हैं मैक्सिमम, और f में कितने आ सकते हैं? 14। तो पहले आप इस तरह से फिलिंग करते हैं कि आप इसी रॉ को याद रखें कि इनका रिलेटिव ऑर्डर एनर्जी का क्या है। सबसे कम 1s की होती है, उससे ज़्यादा 2s की, 2s से ज़्यादा 2p की, 2p से ज़्यादा 3s की, और 3s से ज़्यादा 3p की, 3p से ज़्यादा 4s की, 4s से ज़्यादा 3d की, 3d से ज़्यादा 4p की, 4p से ज़्यादा 5s की, और 5s से ज़्यादा 4d, देन 5p, 5p से ज़्यादा 6s की, और 6s से ज़्यादा 4f की, और 4f से ज़्यादा 5d की, एंड देन 5d से ज़्यादा 6p की। तो आप इसको इस तरह से भी अपने याद करने के लिए ये रिलेशन, डायगोनल रिलेशन इस तरह से बनाकर भी याद कर सकते हैं, और अगर सिंपली याद करना चाहें तो ये ऑर्डर भी आप याद रख सकते हैं फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी। Now the third rule is n plus L rule. In building up the electronic configuration of the elements, the orbital with the lowest value of n plus L fills first. When two orbitals have the same value of n plus L, the orbital with the lower value of n fills first. n प्लस एल रूल आपसे क्या कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की बिल्ड कर रहे होंगे तो आपके ऑर्बिटल जिसकी वैल्यू n प्लस एल की सबसे कम होगी वो पहले फिल किया जाएगा, फिर उसके बाद वो ऑर्बिटल फिल किया जाएगा जिसकी उससे वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें दोनों ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो वहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना होगा? आपको ऐसा ऑर्बिटल पहले फिल करना होगा जिसके n की वैल्यू कम होगी। इसके एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल्स विद द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 आपके पास क्या है? विच ऑर्बिटल 3d और 4s विल फिल फर्स्ट। आपने इस केस में देखना है कि आपका 3d ऑर्बिटल फर्स्ट फिल होना चाहिए या 4s। Straight filling of electrons take place up to the argon, that is equals to 18 argon। आपका जो एलिमेंट है वहाँ उसका आपके पास एटॉमिक नंबर 18 होता है, वहाँ तो आप सिंपल फिलिंग कर रहे होते हैं, आपके पास किस तरह सीक्वेंस चल रहा होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s। लेकिन जैसे ही आप जिंक यानी पोटेशियम पे जाते हैं जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास 19 होता है, वहाँ पर आपके पास स्टेशन इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब वहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जाएगा या 4s लेवल में जाएगा, और ये यहाँ पे आप डिसाइड किसके अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं? अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो हमें क्या निकालनी है? n प्लस एल की वैल्यू निकालनी है 3d के लिए भी और 4s के लिए भी। फिर दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू कम होती है वो पहले फिल किया जाता है। अगर इनकेस दोनों की सेम आ जाए तो फिर क्या करना होगा? जिसकी n की वैल्यू यानी जिसके ऑर्बिट की वैल्यू कम होगी फिर पहले उसको फिल करेंगे। अदरवाइज दोनों के सम में जिसकी वैल्यू कम होती है पहले उसको फिल किया जाता है। जैसे आपके पास आप 3D सबशेल के लिए जब निकालेंगे तो 3 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट को, यानी n आपके पास क्या है? 3 है। देन d आपके पास है, d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सबशेल को, यानी ये हमें क्या दे सकता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दे सकता है, यानी l आपके पास 2 है। L2 किसके लिए होता है? डी शेल के लिए। तो आप दोनों को ऐड कर लिए, n प्लस एल क्या आ जाएगा आपके पास? 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड, इन द केस ऑफ 4s सबशेल, ये तो हमने 3d सबशेल के लिए कैलकुलेट कर ली। जब हम 4s सबशेल के लिए करेंगे तो n आपके पास 4 है और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। तो n प्लस एल क्या हो जाएगा आपके पास? 4 प्लस 0। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 4। Since n plus l value of 4s subshell is less than 3d, the 4s subshell has lower energy and is filled first। जब हमने दोनों के n plus l की वैल्यू को कंपेयर किया तो हमें पता चला कि जो आपके 4s सबशेल की वैल्यू है वो n plus l की कम है एज कम्पेयर टू 3D की आपके पास 5 थी और 4s की आपके पास 4 थी। इसलिए आपके पास कौन सा सबशेल पहले फिल होना चाहिए? आपके पास 4s सबशेल पहले फिल होना चाहिए। इसी के हम दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं। आपके पास दूसरी एग्जांपल क्या है?
विच ऑर्बिटल 3d और 4p विल फिल फर्स्ट। अब आपने किन दो को कंपेयर करना है, 3d और 4p को। अभी हमने किसको कंपेयर किया था, 3d और 4s को, और उसमें हमें पता चला कि हमें d को नहीं बल्कि s को पहले फिल करना है। अब यहाँ पर केस आपके पास क्या है, स्कैंडियम। स्कैंडियम एलिमेंट दिया गया है जिसकी आपके पास एटॉमिक नंबर z की वैल्यू क्या है, 21 है। इट्स इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 3d और 4p ऑर्बिटल। अब आपने इसमें बताना है कि इसमें पहले 4p में जाएंगे या 3d में जाएंगे। फॉर 3d सबशेल n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आपको पता है n की वैल्यू क्या है, 3 है। d के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 2। n प्लस l करेंगे तो आपके पास 3 प्लस 2 क्या आ जाएगी वैल्यू, इज इक्वल टू 5। यानी 3d के लिए आपके पास n प्लस l की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर आपने किस लिए निकालनी है, 4p के लिए। 4p के लिए जब आप n प्लस l की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे आपको पता है n की वैल्यू क्या है, 4 है। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो n प्लस l जब हम करेंगे 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो दोनों की वैल्यू आपके पास सेम हो गई है। तो अब हमें यहाँ पर अपनी दूसरी assumption को लाना होगा कि जब अगर हमारे पास ऐसा केस हो कि दोनों ऑर्बिटल की n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही हो, तो हमें किस ऑर्बिटल की वैल्यू को चूज करना है या किस ऑर्बिटल को फिलिंग के लिए चूज करना होगा जिसकी n की वैल्यू कम हो। तो यहाँ पे किसके n की वैल्यू कम है, 3d या 4p। In both the cases, the value of n plus l is the same, that is 5. Hence, electron will enter into the level which has lower n value, that is 3d. तो यहाँ पर 3d के n की वैल्यू क्या है, कम है। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, जबकि 4p के लिए n की वैल्यू 4 है। इसका मतलब इस केस में पहले आपका 3d ऑर्बिटल फिल होगा। Now the next is Hund's rule. When similar energy orbitals are available, the electron will reside separately rather than paired. सही है बेटा, अगर एक ही तरह के ऑर्बिटल प्रेजेंट है आपके पास, एनर्जी भी सेम रखेंगे वो डेफिनेटली, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर सेपरेट रहना चाहेंगे, वो पेयर्ड होना नहीं चाहेंगे। जैसे आपके पास इस पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे आपके पास 1s 2s है, सही है। तो इनमें तो पेयरिंग है, लेकिन 2p की जहाँ बात आई, आपको पता है कि इसमें 3 आपके होते हैं, px py pz। तो यहाँ पर दो तरह से फिलिंग हो सकती है ना, एक तो इस तरह से हो सकती है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप सिंगली x में y में z में पुट कर दें, या फिर 2 को पेयर्ड कर दें और एक को सिंगली छोड़ दें, तो 3 इस तरह भी फिल हो सकते हैं। लेकिन ये वाली जो है ये रिप्रेजेंटेशन हॉर्न्स रूल के मुताबिक गलत है। क्यों, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से सेम एनर्जी लेवल में होंगे तो वो पेयरिंग के बरक्स क्या चाहेंगे, वो सेपरेट रिजाइड करना चाहेंगे। अब इसका रीजन क्या है बेटा, कि क्योंकि जब सेम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी जो रिपल्शन है वो भी तो कहीं ना कहीं होगी ना, सेम चार्जेस से रिपेल करेंगे, तो वो खुद को एक दूसरे से थोड़ा सेपरेट रखना चाहेंगे, गैप पे रखना चाहेंगे। इसलिए वो एक साथ पहले पेयरिंग नहीं करते, पहले वो खुद को सिंगली अरेंज कर लेते हैं ऑर्बिटल्स में। इसको हम आगे देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। If 2 or more than 2 orbitals in a given subshell are available, the electron will arrange in this manner the configuration 1s single arrow. अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि आपके पास अगर दो ऑर्बिटल से ज़्यादा हो एक सबशेल में, जैसे कि p के केस पे होता है कि एक ही ऑर्बिटल है बेशक p, लेकिन उसके अंदर भी फर्दर डिवाइडर आपको नज़र इस तरह से आता है कि px होता है, py और pz होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स उसको इस तरह से अरेंज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में कि वो सिंगल एरो में रहना चाहेंगे, विच इज़ मोर स्टेबल देन दिस अरेंजमेंट 1s पेयरिंग। यानी आपके एरो पेयर्ड होने की बजाय वो सिंगल रहना पसंद करेंगे। इसको हम इस एग्जाम्पल के जरिए भी देख सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन में तो आपका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 1s में इजीली आ जाएगा। अब 2s में क्यों नहीं जाता, अगर हीलियम के केस में देखें, आप कह सकते हैं कि मिस आपने जो है वो p में तो उसको सिंगली किया, लेकिन यहाँ पर 1s का एक इलेक्ट्रॉन 2 में क्यों नहीं डाला हीलियम के केस में। तो बेटे यहाँ पर थोड़ा सा केस डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये 1s पूरा एक ऑर्बिटल है और ये 2s एक पूरा ऑर्बिटल है। तो पहले तो हम एक ही ऑर्बिटल पूरा फिल करेंगे ना, ये इसकी फर्दर डिवाइडेशन नहीं है। 1 वाला अलग शेल है, 2 वाला अलग शेल है, तो पहले हम एक शेल वाला ऑर्बिटल फिल करेंगे। जबकि यहाँ पर बात जब हम 2p की करते हैं तो ये एक ही शेल में एक ही सब शेल की फर्दर डिवाइडेशन है x y z में।
यहाँ पर इसकी फर्दर डिवाइडेशन नहीं है, वरना ये भी यहाँ पर वैसे पेयर्ड नहीं होता, सिंगली पाया जाता। लेकिन यहाँ पर आपके पास शर्त ये है कि आपके सब शेल में हमेशा अगर वो सेम एनर्जी लेवल से बिलोंग कर रहे हैं तब वो सिंगली होंगे। अदरवाइज अगर वो डिफरेंट एनर्जी लेवल से बिलोंग करते हैं, जैसे ये सेकंड एनर्जी लेवल का, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल का, तो पहले फर्स्ट वाला पेयर्ड अप होगा, देन वो सेकंड एनर्जी लेवल पे मूव करेगा। सही है बेटा। तो यहाँ पर आपको दो चीजें समझने की, ये कि अगर आप एक ही एनर्जी लेवल में रहते हुए बात कर रहे हैं तो अगर पहले आपको उसे फिल करना है। दूसरा ये कि अगर उसमें सबशेल भी फर्दर डिवाइडेड है तो वहां पर जैसे पी के केस में एक्स वाई जी है तो वहां पेयरिंग डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले आप उनको सिंगली फिल करेंगे, देन उसके बाद आप उसकी पेयरिंग करेंगे। The merge rule is illustrated by giving electronic configuration of few elements। बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा दी है, जिसके जरिए हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नंबर 1 आपके पास नाइट्रोजन एटम दिखाया गया है, जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 7 होता है। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे देखिए 1s में इसके दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल है, पहले पेयर्ड अप हुए हैं। सेकंड में इसके पेयर्ड अप होके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन जो रिमेनिंग इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने क्या किया कि एक्स वाई जी के लिए हमने पहले 1 देन 1 देन 1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ऑक्सीजन की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है आपके पास, यानी उसके पी में कितने आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पहले वो एक पेयर्ड होगा, तो पी एक्स वाला पहले पेयर्ड हो जाएगा। फ्लोरीन की बात करें तो उसके 2p में 5 होते हैं, तो p ऑर्बिटल में कितने आने चाहिए? 5। तो अब यहाँ क्या होगा? 1 2 3 तो सिंगली आ जाएंगे, फिर 4 पेयर्ड अप होगा, फिर आपका 5 पेयर्ड अप होगा। नियॉन की बात करें तो उसके 2p में आते हैं 6। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले सिंगली तीनों को अरेंज करेंगे, फिर अपोजिट स्पिन वाले 1 2 3, तो ऑल टुगेदर कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 6। तो इस तरह से हम p ऑर्बिटल में या गैसीय ऑर्बिटल्स में जिसमें फर्दर सबशेल्स में डिवाइडेशन हो तो उसमें हम पहले सिंगली करते हैं, देन उसको पेयर्ड अप करते हैं 1 by 1। कभी भी डायरेक्ट पेयरिंग नहीं करते कि बाकी ऑर्बिटल्स आपके पास खाली हैं। Since electrons are negatively charged, they repel one another and they will remain apart as far as possible if they have choice to do so। यानी अगर वो क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इनमें कहीं ना कहीं रिपल्जन होगी, तो वो खुद को कोशिश करते हैं, क्योंकि सेम चार्जेस हमने इनिशियल क्लासेस में बहुत डिस्कस किया था कि हमेशा यूनिवर्स में अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा जब भी सेम चार्जेस होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से फार रहें या वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, दूर जाना चाहते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे तो यही चाहेंगे, क्योंकि जब वो सेम ऑर्बिटल में होंगे तो वो खुद को सेम एनर्जी लेवल पे होंगे तो वो कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे से दूर दूर रहें। डिफरेंट में होंगे तो फिर डेफिनेटली उनकी मजबूरी है, वहाँ पहले उनको पेयर्ड अप होके रहना पड़ेगा, देन वो दूसरे में स्विच करेंगे। So this is all about Merge tool. Now this is the end of your chapter, and before the ending I would like to share some video links. Number 1 is for your Pauli exclusion principle, and second is for Agwa principle, third is N plus L rule, and 4 for the Hertz rule। तो बेटा आप इस वीडियो लिंक को देखकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। This is all about your chapter number 3. I hope you understand the chapter and the whole concept given in this chapter. Thank you very much. Allah Hafiz.